नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैश्विक पवन तंत्र। और वैश्विक पवन तंत्र के अंदर अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले यदि स्टार्ट करेंगे तो वायुदाब से शुरू करेंगे, फिर वायुदाब की पेटियां पढ़ेंगे, फिर अपन उसको समझेंगे कि ये कैसे इनका वितरण है वायुदाब की पेटियों का, ये सब पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास में अपन पवने पढ़ेंगे। इस तरीके से ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपके महासागरीय धाराएं हैं, आपके वायुदाब है, वैश्विक पवन तंत्र है, ये यदि एक बार समझ में आ जाए ना तो सीधे ही आपको अन्य स्टूडेंट से बहुत आगे ले जा देते हैं, सीधे सीधे आपको फायदा पहुंचाते हैं और यहां से प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, और मतलब कंसेप्चुअल होते हैं। कई विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार यदि ढंग से समझ लिया तो फिर आपके कहीं कोई समस्या होने वाली इसमें नहीं है। सवाल मतलब फिर बाहर आपके नहीं जा सकता। अच्छा, सवाल बाहर जाने से ही याद आया कि कल एसएसटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जो विद्यार्थियों की ही भारी डिमांड थी। तो पूरी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, उसका वीडियो भी अलग से बनाया है, देख लिया होगा आपने। नहीं देखा तो देख लेना, ऐप पर चेक कर लेना, वहां पे दे रखी है। और अब जब टॉपिक वाइज एसएसटी की जुड़ने लगी है तो एसएसटी के सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। डिटेल उसमें बता रखी है अलग से वीडियो में, वहां देख लेना। आज अपन शुरू कर रहे हैं वायुदाब की पेटियां और वायुदाब वैश्विक पवन तंत्र। ये रीट वालों के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए, दोनों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं, ये समझ लेना आप कि प्रश्न बनेंगे यहां से। ठीक है, तो वायुदाब को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको याद करना है। वायुदाब को पढ़ने से पहले, सबसे पहले साथियों, दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि वायुदाब मतलब पवनें जो चलती है, हवा जो चलती है, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं, हवा जो चलेगी ना वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी हमेशा। ठीक है, हवा चलेगी तो उच्च से निम्न की ओर चलेगी। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और ये दाब और ताप जो होता है, यानी कि वायुदाब है और तापमान है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ताप अधिक तो दाब कम, और दाब अधिक तो ताप कम, एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। जहां पे तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, जहां पे वायुदाब अधिक है वहां तापमान कम होगा। ठीक है, तो ये मंत्र जरूर याद रखना, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। ये मंत्र याद कर लिया और ये उच्च से निम्न की ओर वायुदाब और वैश्विक पवन तंत्र आपके बहुत इजी टॉपिक हो जाने वाला है। ठीक है, वैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा तो भारी लगा होगा, लेकिन जैसे ही क्लासेस अपनी निकलती है उस टॉपिक से, उसके बाद में आप देखते हो कि इजी हो जाता है। तो याद क्या रखना है मंत्र, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। और ये याद रख लिया, इसके बाद में आपके टॉपिक बिल्कुल इजी है। और अब अपन चलते हैं अपने पूरी नोट मेकिंग पैटर्न और क्लास पे एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए साथियों कि वायुदाब है क्या। तो वायुदाब की सीधी सिंपल भाषा में, यदि सरल भाषा में समझा जाए, पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। वो सेव ठोकणों ऊपर, और बिग बाद में मैं ध्यान पड़ियो कि अब पड़ियो क्यों है नीचे, कि अच्छा भाई गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, सभी को ध्यान है, न्यूटन वगैरह ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, हर चीज को क्या करता है, खींच कर रखता है अपनी तरफ। वायु के अंदर भी भार होता है, वायुमंडल के अंदर भार होता है। और आप देखो पृथ्वी के पास में बिल्कुल सघन वायु पाई जाती है, तो यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने यहाँ पृथ्वी के ऊपर खींची हुई रहती है, और इसी के कारण यहाँ पे दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है, और इसी को वायुदाब कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, अपनी जो भारत और विश्व की वन लाइनर सेकंड पार्ट आने वाला, उसमें भी मैंने यही लैंग्वेज शामिल किया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो क्लिष्ट लैंग्वेज शामिल करने मतलब ही नहीं, क्योंकि पढ़ना इजी बनाना है, भारी नहीं बनाना। जिन विद्यार्थियों जो ये पूछ रहे थे कि कब तक आएगी, तो आप राजस्थान वाली जो पार्ट अपना निकला है उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, उसको कंठस्थ करिए। जब युद्ध स्तर पे काम चल रहा है उस पे भी मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि और भी बेहतर कंटेंट देना है, आप लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, आशाएं बढ़ गई है, तो वो मिल जाएगी। आप इसे पढ़िए आराम से, उस मतलब आपको सही टाइम पे ही दी जाएगी, ज्यादा उतावल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे साथियों इसकी भाषा देखी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायु धरातल पर पड़ने वाला दबाव होता है वही वायुदाब कहलाता है। अब वायुदाब से संबंधित ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है, ये प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। प्रश्न जो बनते हैं वो ये है, ये सरल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
कि वायुदाब किस में मापा जाता है। यदि यंत्र की बात करें कि किस यंत्र के अंदर मापा जाएगा तो उसे कहा जाता है बैरोमीटर, वायुदाब मापी, ठीक है ना, बैरोमीटर। ये प्रश्न लगभग जो तैयारी करते हैं सामान्य प्रश्न है, सभी को याद होता है और ये पूछ भी लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सामान्य है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्रश्न बन जाएगा ना एग्जाम में तो कोई भी शिक्षक चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी पढ़ा रहा है वो ये कहने से चूकेगा नहीं कि ये प्रश्न मेरी क्लास में से है ना। जैसे रोइडा फूल वाला प्रश्न आया था, सबने कहा, मैंने भी कहा था, अरे मेरी क्लास में से। तो ये प्रश्न ऐसा है जो सभी शिक्षकों की पेट बढ़ाने वाला है कि पेट बढ़ जाए, अरे यार गुरुजी पढ़ाए और वो प्रश्न हूबहू आया। तो ये है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि वायुदाब को मापने की इकाई, इस शब्द पर ध्यान देना, इकाई, इकाई यदि पूछी जाए तो मिलीबार, ठीक है, एमबी में लिखा जाता है मिलीबार। ज्यादातर आप देखोगे आंकड़ा लिखा हुआ आपको मिलीबार में मिलेगा। पास्कल, हेक्टोपास्कल, ये भी इकाइयां इसी की है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो वायुदाब जो मापा जाता है, कई बार प्रश्न सीधा दे देते कि वायुदाब किस में मापा जाता है, तो वहां पे यदि यंत्र वंत्र नहीं दे रखा होता प्रश्न की लैंग्वेज में तो कई बार मिलीबार दे देते हैं ऑप्शन में सीधा, कई बार आपके बैरोमीटर ऐसे देंगे, ठीक है ना। तो वहां पे ये चीज आपको समझनी है, अंडरस्टैंडिंग है वो, ठीक है। तो मिलीबार और पास्कल के अंदर ये मापा जाता है, ठीक है, इकाई है इसकी। विश्व का साथियों न्यूनतम वायुदाब यदि देखा जाए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त, पढ़ा था ना, फिलीपींस के वहां पे वित्याज नामक जहाज के द्वारा खोजा गया, ये शायद मैंने नहीं बताया था, लिख देना, वित्याज नामक जहाज के द्वारा खोजा गया था ये, ठीक है। मेरियाना गर्त में सबसे न्यूनतम, ठीक है ना, सबसे न्यूनतम वायुदाब 877 MB, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक यानी कि विश्व का सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, तो इर्कुटस्क, साइबेरिया, 1075.2 मिलीबार, सबसे ज्यादा वायुदाब यहां मापा गया। अब साइबेरिया वाला क्षेत्र आपको पता है बर्फीला क्षेत्र है, तो यहां पे देखो ताप अधिक, ताप कम दाब अधिक, तो तापमान कम है तो दाब अधिक है 1075, तो ये ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम, ये वाला तो सूत्र आपको याद रखना ही रखना है, इसको भूलने की इजाजत नहीं है। वायुदाब मापी का पठन, अब यहां पे ये लैंग्वेज समझनी है साथियों, ये समझना है, वायुदाब मापी का पठन तेजी से गिरना, ये इस लैंग्वेज से प्रश्न बनते हैं। वायुदाब मापी का पठन तेजी से गिरना तूफान का संकेत है, ठीक है, लैंग्वेज तो है ये, क्यों है इसको समझना है। वायुदाब मापी का पठन गिरना यानी कि वायुदाब कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, न्यून हो रहा है, तेजी से गिर रहा है, कम हो रहा है, तो होगा क्या, जहां पे वायुदाब अधिक है, उच्च है, वहां से हवाएं कहां आएगी, निम्न वायुदाब की ओर, ये बताया ना, हवा उच्च से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो वायुदाब मापी का पठन तेजी से गिर रहा है, एकदम से गिर रहा है, और जहां पे उच्च है तो वहां से हवाएं सीधी तेजी से यहां आएगी, तो तूफान आने का संकेत है कि नहीं है, ये लैंग्वेज बनती है और यही चीज समझनी है। तो ये दो सूत्र जो बताया ना आपको, उच्च से निम्न और ताप अधिक दाब कम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायुदाब मापी का पठन तेजी से गिरना तूफान का संकेत देता है, क्यों देता है बता दिया, क्योंकि निम्न होगा तो उच्च से हवाएं सीधी आएगी, ठीक है। पठन तेजी से बढ़ना किसका संकेत है, साफ मौसम का संकेत है, क्यों, पठन बढ़ेगा तो यहां से हवाएं फिर उस तरफ जाएगी, मौसम कैसा रहेगा, साफ रहेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है साथियों जो अपन को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये वायुदाब मापी, अब ये यदि आपको ध्यान नहीं होता कि उच्च से निम्न की ओर चलती है, इसको हल्के में ले लेते हैं कई बार कि ये थोड़ी पूछा जाएगा, तो ये इससे तो सारे प्रश्न बनते हैं आपके, सारे इसी से समझने होंगे। अब अपन चलेंगे वायुदाब पेटियों की ओर, मैं आपको चित्र से समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, यहाँ पे एक एक चीज समझने लायक है, यदि थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो यहाँ पे फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। वायुदाब की साथियों पेटियां यदि ग्लोब पर देखी जाए, पृथ्वी पर यदि देखी जाए तो वैसे 7 है और वैसे 8 है, दोनों चीज मिलेगी लिखी हुई, ठीक है ना, 7 भी मिलेगी 8 भी लिखेगी। मैं खुद भी बुक लिखूंगा तो मैं कहीं 7 भी लिखूंगा कहीं 8 भी लिखूंगा, यदि मैं समझा रहा हूं जिस चीज को वो समझ जाओगे तो कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि 7 क्यों है और 8 क्यों है, और एग्जाम में आएगा तो हमें 7 करना है या 8 करना है, वो कभी पूछना नहीं पड़ेगा, और एग्जाम में ऐसे दोनों देते नहीं है, ठीक है। 7 और 8 किस लिए वो बता देता हूं, इसमें से 4 आपके आ जाएगी तापजन्य और 4 आ जाएगी गतिजन्य। अब ये तापजन्य गतिजन्य क्या है वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब 7 और 8 इसलिए है साथियों कि विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है,
विषुवत रेखा पर जो पेटी है, अब मैं आपको चित्र पर लेकर चलता हूं। पहले तो ये ध्यान दे देना कि 7 और 8, ठीक है। अब मैं आपको चित्र पर लेकर चलता हूं ताकि ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अब ये है साथियों वायुदाब पेटियां और उनका वितरण, ठीक है। अब ये 7 और 8 इसलिए है कि ये जो विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है, इस पर यदि इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई भूगोलवेत्ता विद्वान क्या करते हैं, इसको 1 ही मानते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा ये, अब ये वाली तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसको अलग अलग मान ली, लेकिन यहाँ वाली को 1 ही मान लेते हैं। यदि 1 मान लेते तो फिर वो 7 बताते हैं, ठीक है। यदि दोनों गोलार्धों की अलग अलग मानेंगे तो फिर 8 होगी। कैसे होगी? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो इस चीज को समझना होता है। डायरेक्ट मतलब तपा कमेंट और ये सब क्या, ये क्यों है, क्यों है, तो अपना दिमाग लगाओ। 1350 ग्राम का ये खर्च करो इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखो इसमें साथियों अब उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, कुछ निम्न वायुदाब की पेटियां हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, ये कैसे वितरण होता है, और ये उच्च है तो क्यों है, ये निम्न है तो क्यों है, इसको समझना है। कहां से कहां तक पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। इसको समझने के लिए ये चित्र बहुत बढ़िया है। सबसे पहले अपन आते हैं साथियों भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। 5 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसका वितरण पाया जाता है, ठीक है। ये यहां से ये देखो 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। अब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। भूमध्य रेखा पर तापमान कैसा होता है, सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। ताप अधिक है तो दबाव कैसा होगा, कम होगा, तो निम्न वायुदाब की पेटियां बनेगी, ठीक है। यहाँ पे तो ये पाई जाती है, इसका वितरण जो है यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है यहाँ पे, तो ये यही कारण है कि यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसे कहा जाता है निम्न वायुदाब की पेटी, इसे डोल ड्रम भी कहा जाता है। डोल ड्रम इसलिए कहते हैं, डोल ड्रम शांत क्षेत्र होता है। डोल ड्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज पवनों का अभाव होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझते हो ना, क्षैतिज यानी सोया हुआ, लेटा हुआ, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो होता है वही चीज। क्षैतिज पवनों का यहाँ अभाव होता है, हवाएं ऊपर उठती है, ऊर्ध्वाधर पवनें होती है। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती है सीधी सीधी, ऐसे हवाएं ऐसे नहीं चलती है, तो वहां पे इस कारण ये प्रदेश जो है हमेशा ये 5 डिग्री से 5 डिग्री तक हमेशा शांत रहता है, इसलिए इसे डोल ड्रम भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख देना। तो डोल ड्रम पेटियां भी ये कहलाती है। तो ये कैसी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 5 से 5। इस चित्र को बनाना सीखना, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये जो है ना, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में जो आ जाएगा उपध्रुवीय, यानी कि ध्रुव से पहले वाली उपध्रुवीय आ जाएगी। ये है उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि आप मान के चलो कि कर्क और मकर रेखा के आसपास की बात हो रही है। यहां आपको ये पेटियां जो मिलेगी 30 से 35 डिग्री मिलती है, लेकिन मैं आपको अगली स्लाइड पर आपको 23.5 डिग्री बताऊंगा। 23.5 से मैं 35 बताऊंगा। इसका कारण यह है क्योंकि इसका प्रभाव 23.5 डिग्री तक रहता है, ठीक है। तो ये भी बताया जाता है, कई भूगोलवेत्ताओं के ऑथेंटिक किताब में ये भी दे रखा है, और 30 से 35 भी देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसका प्रभाव वहां तक रहता है, ठीक है। तो ये आती है आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है और अवतलन है, उसके कारण यहाँ पे हवाएं जो है नीचे बैठने लगती है। यहाँ पे हवाएं नीचे बैठने लगती है, इस कारण यहाँ पे इन पेटियों का निर्माण होता है। और यहाँ पे क्षैतिज पवनें बहुत चलती है, क्षैतिज पवनें बहुत ज्यादा चलती है। और ये जो 35 डिग्री है ना साथियों, ये 35 डिग्री अश्व अक्षांश कहलाते हैं दोनों गोलार्धों में, ठीक है। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश कहलाने का कारण यह है कि पहले जब व्यापारी जो होते थे समुद्री यात्राएं करते थे, और पहले आपको पता है घोड़ों के व्यापारी खूब होते थे, और घोड़े साथ में लेकर चलते थे नाव के अंदर। तो जब ये यात्रा करते थे तो यहाँ पे क्षैतिज पवनें बहुत तेज चलती थी, तो इनको नाव चलाने में समस्या होती थी, नाव को आगे बढ़ाने में समस्या होती थी। तो उस समय इनको आवश्यकता होती थी नाव को हल्का करने की। और घोड़ा जो है पानी में डूबता नहीं है, ठीक है ना, तैरना जानता है, तैरता है। तो यहाँ पे इनको घोड़ों को जो पानी में उतार दिया जाता था,
पानी में फेंक दिया जाता था एक तरीके से, ठीक है। तो ये पानी में इन अक्षांशों पे, स्पेशली 35 डिग्री अक्षांश पे ये समस्या होती थी, यहाँ पे फेंक दिया जाता था घोड़ों को, इसलिए ये अश्व अक्षांश कहलाए। और यही लॉजिक है इसके पीछे अश्व अक्षांश कहलाने का। तो ये इसलिए क्या कहलाए, अश्व अक्षांश 35 डिग्री कहलाते हैं। ध्यान रखना, अश्व अक्षांश कभी सीधा प्रश्न में बन जाए तो ध्यान रखना 35 डिग्री वाला है, तो ये कहलाए अश्व अक्षांश। अब आप आते हैं ऊपर वाली, जो ऊपर बात हो रही है वही नीचे वाली पेटियों की भी समान बात है, ठीक है, एक तरफ समझना है सिर्फ। अब बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। वैसे 60 से 65 बताया है, लेकिन ये आपके चलेगी लगभग आपके 66.5 समझ के चले, ठीक है। 50 से 66.5, 50 डिग्री से 66.5 तक इसका प्रभाव रहता है, ठीक है। तो ये जो होती है, इसमें क्या होता है, यहां से आई हुई हवाएं, मतलब अपने क्या कहते हैं, ध्रुवीय उपध्रुवीय उच्च, यहाँ से ध्रुव से आई हुई हवाएं यहाँ से, और यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ से आई हुई हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठने लगती है, आपस में टकराकर ऊपर उठने लगती है दोनों हवाएं, ठीक है। तो यहाँ से हवाएं जो ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पे वायुदाब हो जाता है बिल्कुल कम। तो ये कैसी पेटी बन जाती है, निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। अब ये सेम यहाँ पे ये दक्षिणी हो जाएगी, ये उत्तरी हो रही है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं ध्रुवीय। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा आपको पता है ध्रुवों पर क्या होती है, बर्फ होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती, 6 महीने दिन 6 महीने रात, ये कंडीशन रहती है। तो यहाँ तापमान कैसा होता है, तापमान कैसा होता है, कम होता है, ताप कम, ताप अधिक, ताप कम, दाब अधिक, ताप कम। तो दाब अधिक तो ताप कैसा है, कम, तापमान कम होता है, बहुत कम तापमान होता है, तो दाब कैसा हो जाता है, उच्च वायुदाब की पेटी बन जाती है। और यही इनके वितरण का तरीका है समझने का। आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। आपको करना क्या है, 8 पेटियां बनानी है सीधी सीधी, ठीक है, गैप छोड़ छोड़ के, ये चित्र ऐसे ही बनाना, 8 पेटियां बनानी है। और फिर याद करना है कि पहली 5 से 5 लेनी है, ठीक है। उसके बाद में हमें 23.5 से 35 लेनी है, या 30 से 35 ले लेना, दोनों चीजें बता दी क्यों है जो, ठीक है। 30 से 35 लेनी है, फिर 60 से 65 या 50 से 66.5 लेनी है, ठीक है। फिर वो 90 डिग्री और 90 डिग्री है। बस ये बनाने सीख गए। अब इसमें भी याद करने का, ये तो समझ लिया आपने कि कौन सी पेटी किस कारण उच्च है, किस कारण निम्न है। फिर करना क्या है, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ तापमान कम होता, तापमान अधिक होता है तो दाब कम होता है, यानी कि निम्न से शुरू करना है, निम्न दाब पेटी, ठीक है। ताप अधिक तो दाब कम, निम्न दाब पेटी है तो निम्न उच्च निम्न उच्च, बस एक एक छोड़कर, ठीक है। निम्न उच्च निम्न उच्च, फिर वापस ये निम्न उच्च निम्न उच्च। तो ये देखो, ये निम्न ये उच्च, ये निम्न, वापस ये इधर वाली, ये देखो ये निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, तो ये उच्च। बस यदि विषुवत से याद नहीं हो रही है तो ये वाली तो याद रह जाएगी। यहाँ पे तापमान कैसा होता है, कम होता है, तो दाब कैसा होगा, अधिक, तो उच्च उच्च वायुदाब होगा, उच्च निम्न, कैसे भी याद कर लो। ये बनाने आ गया ना चित्र, मान लो प्रश्न आ भी गया, आपने पीछे पेपर के रफ कार्य के वहां पे बना दिया, हाथों हाथ आपके सही हो जाएगा प्रश्न। तो ये है याद करने का तरीका, और जो समझनी थी वो चीज। और अपन इसको नोट मेकिंग पैटर्न पे और समझते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या लैंग्वेज अपन को समझनी है, ठीक है। सबसे पहली लेते हैं अपन विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्यों, ताप अधिक है, ताप कम है, 5 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अत्यधिक निम्न वायुदाब पेटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब रहता है। अब क्या होता है, यहाँ केवल ऊर्ध्वाधर पवनें चलती है, क्षैतिज पवनों का अभाव है, बिल्कुल बताया ना आपको। फिर क्षैतिज पवनों का यहाँ पे अभाव के कारण शांत क्षेत्र रहता है, और इसे डोलड्रम भी कहते हैं, और तापमान अधिक होता है, इसलिए दाब कम होता है, ठीक है। ये है आपके विषुवत रेखीय की विशेषता। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, अब देखो मैंने यहाँ पे, मैंने बताया ना आपको कि मैंने यहाँ पे 23.5 डिग्री लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। वैसे यदि आप देखोगे तो कितना, 30 से 35 भी आप मानकर चलें, ठीक है। या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों नहीं मिलने वाले अश्व अक्षांश तक। अब देखो इसमें क्या होता है साथियों कि भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हुई पवनें और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पवनें नीचे बैठने लगती है। किस कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति और अवतलन के कारण नीचे बैठने लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पवनें नीचे बैठती है तो वायुदाब अधिक हो जाता है, ठीक है। 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो चीज मैंने आपको बता दी है। अब विद्यार्थी चाहे तो लिख सकते हैं, हमने वैसे सेकंड ग्रेड वाली गाइड में भी ये लैंग्वेज को शामिल किया गया है। अब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये 50 से 66.5
या फिर आप क्या पढ़ेंगे 60 से 65। ठीक है, दोनों चीजें बता रहा हूं ताकि विद्यार्थियों के मन में वो जो रहती है ना बात कि सर ये या ये, अब क्यों है वो कारण मैं बता चुका हूं। ये उपोष्ण कटिबंधीय व ध्रुवीय कटिबंधीय की जो वायु है वो आपस में टकराकर ऊपर उठने लगती है, और इस कारण ये पेटी कैसी हो जाती है आपके निम्न वायुदाब की पेटी। हवाएं ऊपर उठ गई, नीचे दाब कम हो जाएगा, निम्न वायुदाब की पेटी हो जाएगी। फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी 90 डिग्री ऊपर भी और नीचे भी, नॉर्थ एंड साउथ। ये है अत्यधिक निम्न तापमान के कारण हवाएं जो ठंडी होकर नीचे बैठने लगती है, और ये एक तापजन्य पेटी है। अब देखो गतिजन्य और तापजन्य में कैसे अंतर आप करोगे मैं बता देता हूं आपको। चलिए मैं आपको वापस पीछे वाली स्लाइड पर लेके चलता हूं कि गतिजन्य कौन सी है और वो क्या कहते हैं अपने, ये कौन सी है तापजन्य। दिमाग में भी इतनी बातें चलती है जो सब, तापजन्य और गतिजन्य कौन सी है। अब देखो तापजन्य मैंने ताप का कहां कहां बताया आपको, ताप का बताया एक तो यहां और एक यहां, तापमान का प्रभाव यहीं ज्यादा पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, दिखती सी बात है कि ये तो हो जाएगी आपके एक तो ये दोनों, और एक ये और एक ये, तो ये तो हो जाएगी आपके तापजन्य पेटियां। ठीक है, याद रखने का सीधा तरीका ये तो कैसी होगी तापजन्य पेटियां। ठीक है, ये भी अब मैंने बताया 4 तो है तापजन्य और 4 है गतिजन्य। तो तापजन्य अलग से निकाल दी, पीछे बची वो गतिजन्य, तो पीछे ये बची। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी गतिजन्य। ठीक है, तो ये भी गतिजन्य, यानी कि पवनों की गति से प्रभावित है, और ये कैसे प्रभावित है तापमान से प्रभावित है। तो सीधी सी बात है ध्रुव और विषुवत रेखा ताप से प्रभावित रहते हैं, तापमान कम या अधिक से प्रभावित रहते हैं, तो वे तापजन्य पेटियां हो गई, और बाकी जो बची वो गतिजन्य पेटियां हो गई। ये समझने का तरीका, याद रखने का तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के। अब कई जनों के व्यापारिक और पछुआ पवनों में जो कंफ्यूजन चलता है ना, वो भी मैं आपके इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर करवा दूंगा, आपको डायग्राम हाथों हाथ बनाना आ जाएगा, और मतलब हवाओं की दिशाएं वगैरह सब हाथों हाथ। यदि ना याद नहीं होना तो सर मुझे बता देना वापस कि सर हमें ये याद नहीं हुआ, बनाना नहीं आया, वापस बता देना। वापस आपके लिए देखो एक सुविधा तो है ही, समझ में नहीं आया तो बार बार क्लास देख सकते हो भाई। ऑफलाइन कोचिंग में ये कहा जाता है कि समझ में नहीं आया तो बार बार पूछ लेना, वापस बता देंगे। यहाँ तो बार बार कितनी बार देखो, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, और ये जो आज पढ़ा है साथियों, ये अपने वायुदाब की पेटियां थी और वायुदाब का वितरण था, ये है। कल अपन पढ़ेंगे अपने पवने पढ़ेंगे। ठीक है, यही पवनों का वर्गीकरण और ये पढ़ेंगे। हालांकि मैं कल की क्लास के लिए या अभी जो दौर चल रहा है उसमें हर क्लास के लिए श्योर नहीं हूं कि मैं सही समय पे दे पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी है। न तो मैं छुट्टियां ले सकता हूं क्योंकि विभाग को भी मेरी जरूरत है। उन्होंने कुछ उम्मीद के साथ में कुछ देखकर ड्यूटी लगाई है, जिम्मेदारियां दी है, कुछ उन्हें पूरा करना है, कॉपियां चेक हो रही है, उनका प्रभारी बना रखा है, सब मतलब काफी चीजें होती है साथियों। जिम्मेदारियां मतलब बहुत एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी मतलब एक चुनौती होती है। तो ये है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास के लिए श्योर नहीं हूं कि मैं वास्तव में आपको कल दे पाऊंगा, नहीं, मेरी कोशिश पूरी रहेगी। मैं 100% अपनी तरफ से 100% झोंक दूंगा आपको क्लास देने के लिए सही समय पे। लेकिन फिर भी कई बार होता है, शरीर है देखो, मानवीय शरीर है, हो जाता है। फिर भी कोशिश यही है कि आपकी क्लासेस इस सप्ताह बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। फिर देखो कार्य की अधिकता के ऊपर निर्भर है सारा। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको समय पर सब कंटेंट दे सकूं। ठीक है साथियों, ये नोट्स बना लेना, नोट कर लेना। थोड़ी सी आज आपको चेहरे से या कुछ ऐसा लग रहा होगा, थकान सी है, लेकिन चिंता की बात नहीं। देखो ये हो गया है अपना, और आज हो सकता है कि कहीं मैंने वैसे मेरी तरफ से तो दिया, हो सकता है कहीं बताने में इधर उधर इफ एंड बट हुआ हो कि दिमाग में कुछ है या बता कुछ दिया, तो बता देना कमेंट करके, वापस मैं क्लास देख लूंगा कि कहाँ क्या है। मेरे हिसाब से तो मैंने सही बताया है सब कुछ, मैं खुद भी क्लास देख लूंगा कि सही बताया है या नहीं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।